हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपके एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, सो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जो स्कैनर जो मैंने आपको दिया है। स्कैनर क्यों नाम दिया है? बिकॉज आई हैव अक्यूमुलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट ईयर्स, प्लस इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी या मॉक टेस्ट लिए उन सब के क्वेश्चंस को अक्यूमुलेट करके एक जगह इकट्ठा करके विद द सोल्यूशंस। बिकॉज सोल्यूशंस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें टॉपिक्स आता है, हमें सब कुछ आता है, बट हमें आंसर्स लिखना नहीं आता है। एंड हमने आज तक हम लोग कोई भी ऐसा कभी भी वीडियो नहीं डाला जहाँ पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। तो हमारा ऐप जो हमने एक ऐप नेम दिया अपने डॉक्यूमेंट को स्कैनर, वो इसलिए जैसे मैंने आपको बोला कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अक्यूमुलेट करके विद सॉल्यूशंस दिया हुआ है। सो आज मैं जो ये चैप्टर है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। So let's begin the discussion. Before I start discussing, एक चीज है कि आपको सबसे पहले तो ये लग रहा होगा मुझे ये डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा। तो आप नीचे देखना, वहां पे मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो वहां से आप उस डॉक्यूमेंट को देखिएगा। बिफोर यू लुक इनटू दिस वीडियो या आप आगे इसके जाएं, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस लिंक को फॉलो करके सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देख के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एंड उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ये समझने के लिए कि क्या आपने सही आंसर किया या नहीं किया। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको सिर्फ वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं है वो नहीं आएगा। तो इट्स बेटर फर्स्ट आप उसको सॉल्व करो एंड देन यू कम बैक हियर एंड देन यू लुक इनटू द वीडियो फॉर द डिस्कशन। सो आई होप एग्जाम्स के लिए पढ़ाई अच्छी चल रही है। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग एक और चीज है, मैं कोई भी थियरी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज थियरी क्वेश्चन में कुछ एज सच डिस्कस करने का है नहीं, वहां तो स्ट्रेट आंसर लिखना है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं उसको एज जस्ट सिर्फ एक थोड़ा सा आपको बता दूंगी, उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो मैं सिर्फ उसको डिस्कस करूंगी, थियरी क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था आरटीपी नवंबर में, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया था। The question goes like this: Ramaswamy proposed to sell his house to Ramanathan. Ramanathan sent his acceptance by post. Next day, Ramanathan sends a telegram withdrawing his acceptance. Withdrawing his acceptance, आपको already पता है कि एक बार अगर एक्सेप्टेंस दे दिया गया है तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्सेप्टेंस सामने वाले को नहीं मिला हो। सो ही इज ट्राइंग टू विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस। Examine the validity of the acceptance according to the Indian Conract Act 1872 in light of the following. The telegram of revocation of acceptance was received by Ramaswamy before the letter of acceptance. See, Indian Conract Act क्या बोलता है कि एक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने के पहले। इसका मतलब क्या, अगर मेरा रेवोकेशन लेटर एक्सेप्टेंस लेटर से पहले पहुंच जाए तो रेवोकेशन वैलिड है, लेकिन अगर एक बार मेरा एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच गया तो उस केस में क्या वैलिड माना जाएगा? एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा, वहां पे रेवोकेशन वैलिड नहीं है। अब प्लीज एक चीज यहाँ पे समझो आप, द होल पॉइंट इज कि जो मेरे नॉलेज में पहले आता है वो वैलिड है। तो अगर रेवोकेशन का लेटर पहले पहुंच गया तो रेवोकेशन मेरे नॉलेज में पहले आता है तो वो वैलिड है। अगर एक्सेप्टेंस पहले पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस पहुंचते ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो हम उसको रिवोक कैसे कर सकते हैं? तो वो रिवोक नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला तो हमने आपको ये पता ही है कि अगर हमें कोई भी प्रैक्टिकल आंसर को लिखना है हम उसको कैसे लिखेंगे? 3 पैरा फॉर्म में लिखेंगे। 3 पैरा फॉर्म, जहां पे फर्स्ट हमारा एक क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। उसके बाद आपको उस प्रोविजन को कोट करना है। प्रोविजन कोट करने के बाद में आपको सेकंड पैराग्राफ में उस प्रोविजन को केस के साथ रिलेट करना है। बेसिकली आप केस को एक्सप्लेन करोगे। मैंने एक बार बोल दिया क्लास में कि आप कॉपी करोगे तो स्टूडेंट्स ने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं, आप उस केस को एक्सप्लेन करोगे अलोंग विद द प्रोविजंस, एंड फाइनली थर्ड पैराग्राफ में आप अपने कंक्लूजन्स दोगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें प्रोविजन लिखना, तो हमें एक्सेप्टेंस के रेवोकेशन के बारे में लिखना है। तो हमने देखो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, एंड फाइनली हमने लिखा है कि इसको रिवोक किया जा सकता है बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस द प्रपोजर। हाउएवर, एक बार एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस को हम रिवोक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, इन द अबव केस रामास्वामी proposed to sell his house to Ramanathan. Ramanathan sent his acceptance by post. Later he sends a telegram revoking his acceptance.
क्योंकि हमारा प्रोविजन के साथ रिलेट करने का इतना ही है, केस स्टडी में इतना ही दिया हुआ है, तो हमने उतना सही कोट किया। अब आता है कंक्लूजन। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था अगर टेलीग्राम पहले पहुंच जाए तो क्या टेलीग्राम वैलिड माना जाएगा, दैट मीन्स क्या रेवोकेशन वैलिड माना जाएगा। If the telegram is received by Ramaswamy before the acceptance letter, the revocation is valid. ये हमने already discuss किया। अब second question यहाँ पे क्या पूछा है हमें, second question, the telegram of revocation and letter of acceptance both reach together. अब देखो मैंने जब आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, मैंने आपको क्या बोला, द होल कॉन्सेप्ट इज जो भी पहले वो उसके नोटिस में आता है, तो अगर टेलीग्राम पहले आ गया तो टेलीग्राम पहले नोटिस में आया तो वहां पे रेवोकेशन वैलिड है। लेकिन अगर उसके नोटिस में एक्सेप्टेंस पहले आया तो क्या वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है। अब यहाँ पे दोनों चीज अगर साथ में पहुंचता है तो उसको तो दोनों साथ में रिसीव हुआ है, तो पहला कौन सा नॉलेज में आता है, तो जो वो पहले पढ़ेगा वो उसके सबसे पहले नॉलेज में आता है। तो जो भी वो सबसे पहले पढ़ेगा, अगर दोनों लेटर साथ में मिला तो जो सबसे पहले पढ़ेगा वो सबसे पहले वैलिड है। आप बोलोगे मैम ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है क्योंकि दोनों साथ में मिला तो जो पहले पढ़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड होल कॉन्सेप्ट हियर इज कि जो वो पहले उसको कम्युनिकेट होगा वो वैलिड है। अब जब दोनों लेटर साथ में मिला तो जो वो पहले पढ़ेगा वही वैलिड है, तो यहाँ पे whichever he reads first is valid। अब जनरली हम क्या बोलेंगे, एक प्रूडेंट मैन है तो एक प्रूडेंट मैन तो टेलीग्राम पहले पढ़ेगा, तो अगर उसने टेलीग्राम पहले पढ़ा तो टेलीग्राम वैलिड है, बट अगर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पढ़ा तो एक्सेप्टेंस वैलिड है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So for next question, a shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom and a price tag of 2000 was attached to the dress. Miss Lovely looked at the tag and rushed to the cash counter. Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack up the dress. The shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration of the price stated in the price tag attached to the dress. Miss Lovely seeks your advice whether she can sue the shopkeeper for the above cause under the Indian Conract Act 1872. ये क्वेश्चन हमारे नवंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। पहला चीज ये समझने का है कि जब आपने गुड्स को डिस्प्ले किया है विद अ प्राइस टैग, दिस इज नॉट एन ऑफर बट इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब ये है कि अगर आप मुझे ऑफर दो तो आई मे बी विलिंग टू सेल बट आई एम नॉट बाउंड टू सेल। यहाँ पे जब गुड्स को डिस्प्ले पे किया गया था, इट वाज एन इन्विटेशन टू ऑफर, तो सेलर ये बाउंड नहीं है कि उसको सेल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेलर अगर शॉप ओपन किया है तो वो सेल करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इज बाउंड टू सेल, एंड अगर वो रिफ्यूज करे तो उसका गलत नहीं है रिफ्यूज करना। सो as per the provisions of the Indian Conract Act, a person making an invitation to offer does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. In fact, ये सेम केस हुआ था हावी वर्सेस फैसे में, जब उसने प्राइस कोट किया एंड उस बेसिस पे सामने वाले ने बोला कि तुमने प्राइस कोट किया तो तुमने ऑफर दिया एंड मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कोर्ट ने बोला कि प्राइस कोट करना इज नॉट एन ऑफर बट वो इन्विटेशन टू ऑफर है कि मैं इस प्राइस पे हो सकता है विलिंग हूं टू सेल, एंड अगर आप उस पर रिप्लाई करते हो तो आपने ऑफर दिया। तो यहाँ पे जब द लेडी शी गोज एंड शी सेज दैट आई एम विलिंग टू परचेज द ड्रेस एट दिस प्राइस, शी इज नॉट गिविंग द एक्सेप्टेंस बट उन्होंने ऑफर दिया है, एंड शॉपकीपर का वो कोई जरूरी नहीं, इज नॉट बाउंड कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, उसका मन है वो एक्सेप्ट करना चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो in the case of Ave versus Fase, the Privy Council explained the difference between offer and invitation to offer and stated that quoting of price is not an offer. So, in the above case, a dress was displayed at the shop window with a price tag of 2000. Miss Lovely, intending to buy it, makes the payment and asks the shopkeeper to pack it. The shopkeeper refuses to sell it as the price tag on the dress was just an invitation to offer. The shopkeeper was not bound to sell. So, Miss Lovely cannot sue the shopkeeper. I guess आपको समझ में आ गया। The next question, Shambhu Dayal started self-service system in his shop. Srimati Prakash entered the shop, took a basket and after taking articles of her choice into the basket, reached the cashier for payment. The cashier refuses to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the said articles to Srimati Prakash? Decide as per the provisions of the Indian Conract Act. ये हमारा जो मार्च का मॉक टेस्ट हुआ था, अभी जो मॉक टेस्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट ने। अगेन ये जो सेल्फ सर्विस शॉप्स है ये आपका इनविटेशन टू ऑफर है, ये आपका क्या है, इनविटेशन टू ऑफर। इनफैक्ट इसका एक केस हुआ था फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कैश बूट केमिस्ट,
जहां पे कोर्ट ने ये बोला कि जो सेल्फ सर्विस शॉप्स है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं। जब गुड्स डिस्प्ले पे लगाया जाए वो इन्विटेशन टू ऑफर है। जब एक शॉप, जो भी शॉप करने आता है, whoever the customers, whoever comes to the shop to purchase the articles, जब वो आर्टिकल्स को पिक करके कैशियर के डेस्क को अप्रोच करते तब वो ऑफर दे रहे हैं। ऑब्वियसली जब शॉपकीपर ने शॉप खोला है तो वो मना नहीं करेगा, बट अगर वो मना करे तो उसका मना करना गलत नहीं है, बिकॉज इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो क्या उनको कुछ भी मिलेगा, राइट? दैट इज ही कंपेल्ड टू सेल द गुड्स? नो। क्यों? क्योंकि वो इन्विटेशन टू ऑफर है। सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन मेकिंग एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट मेक एन ऑफर, रादर इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक द ऑफर। ये सेम आंसर है ऊपर के जैसे, इसलिए वापस पूरा रीड नहीं कर रही हूँ। केस फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस कैशवुड केमिस्ट। सो the cashier does not accept the price, the interested buyer cannot compel him to sell. चलिए नेक्स्ट है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारे आरटीपी में 19 में था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड। आंसर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसके बारे में। अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। एंड अगर वो काउंटर ऑफर है तो आप ऑफरर बन गए, अब सामने वाला ऑफर ही बन गया। एंड अगर वो एक्सेप्ट करे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑफर कभी भी ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता। तो अगर आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया है तो वो एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर कुछ नहीं बोला है किसी भी रीजनेबल मोड में दो, बट अगर बोला है तो सिर्फ उसी मोड में आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो जो बोला गया है। सो अगर आपने ऑफरर ने कोई स्पेसिफाइड मोड बोला है कि दिस मोड शुड बी द मोड इन विच यू गिव मी द एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी मोड में हो सकता है, दूसरे मोड में नहीं। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे मॉक टेस्ट 1 में भी था, नवंबर 18 का भी क्वेश्चन था ये। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? स्टेट द वेरियस मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ओके, हम इसको एक बार जस्ट छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें नहीं जाएंगे, आई मीन इट्स अ थियरी क्वेश्चन, सो हम इसको एज सच रीड आउट नहीं करेंगे। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, मैंने आपको लेटर भेज दिया कि मैं अपने ऑफर को रिवोक कर रही हूँ। ऑफर रिवोक होगा कि नहीं होगा? होगा। स्टैंडिंग ऑफर है जो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए है। अगर रिप्लाई करना है मंडे तक रिप्लाई करो, मंडे तक रिप्लाई नहीं किया, क्या होगा? ऑफर लैप्स हो जाएगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, मैंने आपको बोला अगर आपको मेरा घर खरीदना है आपको इतना एडवांस पैसा देना होगा, आपने नहीं दिया, क्या होगा? खत्म। डेथ और इंसेनिटी, ए ने बी को ऑफर दिया, बी एक्सेप्ट करता, उससे पहले ए की डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली ऑफर क्या होगा? रिवोक होगा। प्लीज एक चीज यहाँ समझिएगा कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तब रेवोकेशन नहीं होता, बट एक्सेप्ट करने के पहले वो सिर्फ एक ऑफर है, एंड अगर वहां पे ऑफरर की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा ऑफर। काउंटर ऑफर, आई अग्री टू सेल यू माई कार फॉर 5 लाख, आप बोलते हो 4,50,000, तो ये क्या हो गया? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। याद है पहले वाले क्वेश्चन में बोला कंडीशनल एक्सेप्टेंस से ऑफर क्या होता है? ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, बट रादर ऑफर रिवोक हो जाता है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, याद है अगर हमने पहले ही ये डिस्कस किया, मैंने आपको बोला अगर रिप्लाई करना है मेल से करना, आपने मुझे कॉल करके किया, मैं बाउंड टू एक्सेप्ट नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा? आपका मेरा ऑफर लैप्स हो जाएगा। एंड बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, अगर हमने ऐसा गुड्स में डील किया जो फ्यूचर में इलीगल हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑफर लैप्स हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन, अब हम कंसिडरेशन चैप्टर में आ गए। डिफाइन कंसिडरेशन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। ये हमारा 2 बार आया हुआ है, एक तो आरटीपी में आया हुआ है और अभी मार्च का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। अगर हम डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैड डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और विल डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, देन ईच सच एक्ट्स और एब्स्टिनेंस फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बोला मैं थियरी क्वेश्चंस नहीं करूंगी, तो मैं इसको डिटेल्स में नहीं कर रही हूँ। डेफिनेशन ऐसा है कि अरे ऐसे कैसे याद होगा, उसको ब्रेक करिए हमेशा। डेफिनेशंस को अगर लर्न करना है उसको ब्रेक करके लर्न करो। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अब कुछ नहीं है, तीनों टेंसेस है, हैड डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और विल डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, देन ईच सच एक्ट्स और एब्स्टिनेंस फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब यहाँ पे देखो कंसिडरेशन का क्या क्या रूल्स है। मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये एग्जीक्यूटरी होगा।
मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हमने देखा ही था डेफिनेशन में, हैड डन, विल डू और डज। नीड नॉट बी एडिक्वेट, उसके बाद में परफॉर्मेंस ऑफ वन व्हाट इज लीगल नॉट लीगली, मतलब कंसिडरेशन उस चीज़ के लिए देना चाहिए जो वन इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, अगर उसका ड्यूटी है वो करने का तो उसके लिए हमें उसको कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एंड मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, आपको तारे ला के दूंगा, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो कभी भी हो नहीं सकता है। ओके, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। ये मॉक टेस्ट 1, मैंने जो ये मॉक टेस्ट 1 लिखा है, ये मॉक टेस्ट 1 का मतलब है ये अगस्त 18 का पेपर है, ठीक है। तो टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट। अब भी हमने पिछले रूल में देखा एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना ज़रूरी है, बट एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है। एंड कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, वो एक ग्राउंड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, वो लीगल होना ज़रूरी है, बट उसका एडिक्वेसी ज़रूरी नहीं है। Mr. Balwant, an old man, by a registered deed of gift, granted certain landed property to Miss Reema, his daughter. By the terms of the deed, it was stipulated that an annuity of 20,000 should be paid every year to Mr. Sawant, who was the brother of Mr. Balwant. On the same day, Miss Reema made a promise to Mr. Sawant and executed in his favor an agreement to give effect to these stipulations. Miss Reema failed to pay the stipulated sum. In an action against her, by Mr. Sawant, she contended that since Mr. Sawant had not furnished any consideration, he has no right of action. Examining the provisions of the Indian Conract Act 1872, decide whether the contention of Miss Reema is valid. Okay, ये जो हमारा केस था consideration में move from the promisee or any other person, उसका केस था, and the name of the case was Chinnaiya versus Ramaiah. यहाँ पे क्या हुआ था, अब इस केस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मिस्टर बलवंत ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, अपनी डॉटर के नाम, बट उन्होंने क्या बोला कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने अंकल को 20,000 पर एन्युटी दोगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये डॉटर जाके अंकल को बोल देती है कि मैं आपको दूंगी, लेटर शी रिफ्यूजेस। तो व्हेन शी रिफ्यूजेस, अंकल फाइल करते हैं केस डी के अगेंस्ट में। तो जब वो डी के अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं, डी बोलती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, तो भाई अंकल आपके और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होने के कारण हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो क्या उसका ये बोलना सही है? अब कंसिडरेशन के पहले दो रूल्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट सेज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यहाँ पे हु इज द प्रोमिसर, द डॉटर, क्या उनके डिजायर पे हुआ था? यस, वो जाके अपने अंकल को प्रॉमिस की थी कि मैं आपको एन्युटी दूंगी, तो पहला रूल तो फुलफिल हो रहा है। सेकेंड रूल बोलता है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे प्लीज समझो कि यहाँ पे अंकल ने कुछ नहीं दिया, लेकिन एक थर्ड पार्टी जो फादर है उन्होंने कंसिडरेशन दिया कि नहीं दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में? यस, तो थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे, कंसिडरेशन वैलिड है, मतलब मुझे पैसे मिलने चाहिए, कौन दे रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अंकल ने डायरेक्टली डॉटर को कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, बट उसके पापा ने उसको कंसिडरेशन दिया अंकल को एन्युटी पे करने के लिए। तो इज शी लायबल टू पे और नॉट? यस, बिकॉज रूल बोलता है कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से भी मूव कर सकता है। सो कंसिडरेशन एज डिफाइंड, इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस पॉइंट को देखो इन लाइट ऑफ द डेफिनेशन, कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियरली बोलता है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे डज समथिंग एंड द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये अदर पर्सन इंप्लाई करता है थर्ड पर्सन हो सकता है, तो उसका मतलब कैन अ थर्ड पार्टी गिव कंसिडरेशन? यस। सो ऑन दैट ग्राउंड्स अगर यहाँ पे पापा ने कंसिडरेशन दिया तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। सो a stranger to the contract cannot enforce, but a stranger to the consideration may enforce it. I hope it's clear to everyone. Hence, the contention of Miss Reema is not valid. Next, a stranger to a contract cannot sue. However, in some cases, even a stranger to contract may enforce a claim. Yes, ये correct. Stranger to, ये question sorry हमारे RTP में दिया गया था question में. A stranger to a contract cannot sue. ये बिल्कुल correct है, because privity of contract बोलता है only the parties can sue and third party cannot sue. लेकिन लॉ में कुछ लोचा होता है। लोचा बोले तो ऐसा केसेस जहाँ पे जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ केसेस है जहाँ पे थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है एंड स्यू एब्सोल्यूट, द सूट इज एब्सोल्युटली वैलिड। किस केसेस में कर सकता है? सबसे पहला देखो, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट।
अगर आप एक ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हो, अगर आपको बेनिफिट्स ना मिले, आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो। सेकंड कौन सा है? इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट, अगर फैमिली सेटलमेंट में आप उस फैमिली सेटलमेंट के बेनिफिशियरी हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो। सिमिलरली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक चीज याद रखना, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना जरूरी है। सिमिलरली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप किसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिशियरी हो तो वहां पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो, अगर आप पार्टी नहीं भी हो तो भी। उसके बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अगर किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स ट्रांसफर कर दिए गए हो, वो थर्ड पार्टी नहीं भी हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। एंड एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, आपका थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट थर्ड पार्टी आके आपको बोलता है कि वो लायबल है आपको, तो वहां पे क्योंकि उसने एक्नॉलेज किया कि वो लायबल है, आप उसको स्यू कर सकते हो, दो आप उसके और जो भी उसको अथॉरिटी देता है उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई रिपीट अगेन, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, अगर थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट वो थर्ड पार्टी आके एक्नॉलेज करता है कि वो आपके लिए लायबल है, तो वहां पे क्योंकि उसने वो एक्नॉलेजमेंट किया आप उसको स्यू कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग कोवेनेंट्स रनिंग थ्रू लैंड, रनिंग विद द लैंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई लैंड को लेके हुआ है एंड फाइनली उस लैंड के ओनर आप बन गए, तो अगर आप उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं भी हो, क्योंकि आप लैंड के ओनर बन गए, लैंड के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो वो जो बेनिफिट है वो आपको अगर नहीं मिला आप स्यू कर सकते हो, इवन दो ओरिजिनली आपने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। एंड लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर थ्रू एन एजेंट, एजेंट अगर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में है, बट प्रिंसिपल, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे हुआ है, प्रिंसिपल हैज अ राइट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलो द नेक्स्ट वन, इसको देखो, अगर आप देखोगे 3 बार पूछा गया है। आरटीपी May 19 में ये क्वेश्चन था, फिर हमारा May 18 के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन था, फिर मॉक टेस्ट 2, मैं जब ये मॉक टेस्ट 2 लिख रही हूँ, ये हमारा मॉक टेस्ट ऑफ अक्टूबर 18 ये है वो है, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अग्री करते हो? बिल्कुल अग्री करते, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज void, right? It's true because a contract without consideration is void. लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लॉ में क्या होता है? लोचा। सो ऐसा केसेस है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कौन सा? लव एंड अफेक्शन, अगर वो रिटन एंड रजिस्टर्ड हो। कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, जहां पे 4 कंडीशंस होना जरूरी है। मैंने वॉलंटरली सर्विस किया, आपके लिए किया, आप एग्जिस्ट करते थे एंड आपने प्रॉमिस किया कि आप पे करोगे। फिर रिटन प्रॉमिस, अगर टाइम बार डेट का पेमेंट के लिए रिटन प्रॉमिस दो आप, तो वो एब्सोल्युटली वैलिड है। फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अगर मैं एजेंट को कंसिडरेशन ना भी दूं तो भी विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एब्सोल्युटली वैलिड है। अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं उसको गिफ्ट दूंगी, वैलिड नहीं है, बट एक बार गिफ्ट दे दिया, कंप्लीटेड इसलिए बोला क्योंकि दे दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। उसके बाद में हमारा डोनेशन या चैरिटीज का प्रॉमिस किया, वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन एक बार डोनेशन या चैरिटी का प्रॉमिस करने के बाद उन्होंने लायबिलिटी इनकर कर लिया तो वो एनफोर्सेबल है। फिर बेलमेंट में कंसिडरेशन ना भी दो तो भी वो वैलिड है। जैसे आपने किसी फ्रेंड से बुक लेंड किया कि कल मिस कर दिया क्लास, प्लीज बुक दो, नोट्स लिख के दे देंगे वापस, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दो वहां पे कोई कंसिडरेशन, फ्रेंड थोड़ी ना कंसिडरेशन लेगा, फिर भी वो एब्सोल्युटली वैलिड है। Okay. Father promised to pay his son a sum of ₹1 lakh if the son passed CA examination in the first attempt. The son passed the examination in the first attempt, but father failed to pay the amount as promised. Son filed a suit for recovery. लगता है मिलेगा कुछ भी। पहली बात, sum of ₹1 lakh if the son passed the examination. Contract father and son के बीच में है, so ये क्या हो गया? This is a domestic contract. अगर and पहला, दूसरा, son passed the CA exam in the first attempt, मतलब son is getting the money, father is not getting anything, so there is no consideration also. So यहाँ पे कोई consideration भी नहीं है और यहाँ पे जो relation है वो एक domestic relation है, तो यहाँ पे क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है? नहीं। अगर यही रिटन एंड रजिस्टर्ड होता तो क्या इसको एनफोर्स कर सकते थे? यस। According to section 10, to form a valid contract there must be an intention to create a legal relationship. यहाँ पे जो अग्रीमेंट बना है ये एक डोमेस्टिक नेचर का था, यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं था। यहाँ पे लीगल रिलेशन तब आता अगर वो रिटन एंड रजिस्टर्ड होता।
तो अगर यहाँ पे बिकॉज एंड इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द केस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, जहाँ पे ये बताया गया था डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, तो इन दिस केस ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ consideration as well as lack of legal relationship. So the son cannot recover the amount of rupees 1 lakh from his father. So moving on to the next question. Mr. Ramesh promised to pay 50,000 to his wife Mrs. Lali so that she can spend the sum, this is sum, sorry, so that she can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted that her husband to make a written agreement, and the agreement was registered under the law. So she got the agreement written and registered. Mrs. Ramesh failed to pay, this will be Mr. Ramesh, failed to pay the specified amount to his wife Mrs. Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount. Referring to the provisions of the Indian Conract Act, advise whether Mrs. Lali will succeed. Now, अगर आपको याद है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो लोचा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 में जो लोचा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहां क्या बोलता है कि व्हेन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू पार्टीज हु स्टैंड इन अ नियर रिलेशन गेट इट रिटन एंड रजिस्टर्ड, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट इट रिटन एंड रजिस्टर्ड, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पे कैन वी से इट वाज मेड आउट ऑफ लव? यस, वो उसकी वाइफ को अपने बर्थडे में गिफ्ट दे रहा था, उसके बर्थडे में. Can we say it is between parties who stand in a real relation? Yes, husband and wife. They enter into a contract. Yes, there was a contract and it was written and registered. हमने देखा. क्या ये valid contract है? Yes. As per the provisions of the Indian Conract Act, to make a valid contract, it must be supported by consideration and must intend to create a legal relationship. अगर आपको याद है Balfour versus Balfour वाले केस में. However, Section 25 lays down the case where a contract without consideration may be formed and shall be binding on the parties if it is written, registered, made out of love and affection between parties who stand in a near relation. It will be enforceable. So can we say she will succeed? Correct? Now consideration chapter का questions यहीं पे खत्म हो गया. Moving on to the next chapter, that is the other essentials. Examine with reasons the given statement is correct or not. Minor is liable to pay for the necessaries supplied to him. ये May 18 का question था. We have studied in law. माइनर का अग्रीमेंट बोलता है कि माइनर इज नॉट लायबल, माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग. माइनर का जो लायबिलिटी है वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल. ओके, ये जो हमारा है ये हमारा आरटीपी मे का क्वेश्चन है. दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर. सही है कि गलत है? माइनर, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड बट नथिंग स्टॉप्स द माइनर फ्रॉम बीइंग अ बेनिफिशियरी. Any contract in which a minor is a beneficiary can be enforced by the minor in his benefit. अगर आपको याद है सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता बट ही कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी. A student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at less than the purchase price to secure more marks in the examinations. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. State on what grounds can the student sue the teacher? Can we say this is undue influence? कैसे? Relationship है and उस relationship में dominating position है जिसको use करके एक पार्टी दूसरे को force करता है contract करने के लिए. ये क्या हो गया? Undue influence. So the contract is said to be induced by undue influence where there is a relationship subsisting between the parties and such that one party is in a position to dominate the other and uses it to obtain an unfair advantage over the other. यहाँ पे देखो प्लीज रिलेशनशिप था. yes, student teacher, student and teacher. उसके बाद में कैन वी से डोमिनेटिंग था? yes, किसका डोमिनेटिंग था? टीचर का डोमिनेटिंग था. उसके बाद uses it to obtain unfair advantage. yes, less than purchase price पे कार सेल किया. and वो भी क्यों? क्योंकि अगर तुमको मार्क्स चाहिए तो this is undue influence. so can the student sue? yes, on the grounds of undue influence. Explain the term coercion
एंड डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोएर्जन क्या होता है? दो चीज, मैं आपको फोर्स करती हूँ कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो वरना मैं एक क्राइम करूंगी, मैं आप पे एक ऐसा एक्ट करूंगी जिसको हम क्राइम मानते हैं, या मैं अनलॉफुली आपके प्रॉपर्टी को डिटेन करती हूँ। सो कोएर्जन का मतलब क्या हुआ? कोएर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। सो मैंने आपको क्या बोला था? थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिट अभी तक कमिट नहीं हुआ है, कमिटिंग हो रहा है या थ्रेटनिंग, कमिट हो गया, इफ इट इज डन तब वो कोएर्जन नहीं होगा, वो इलीगल एक्ट हो जाएगा। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। नाउ यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 19 जो हमें कॉन्सिक्वेंसेज बोलता है वो बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्रॉड, वेदर मियर साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड एंड मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ये आरटीपी में भी था, यहाँ पे आई डोंट नो कैसे मैं भूल गई यहाँ पे डालना, कब का था ये। एनीवेज देयर आर 5 कैटेगरीज जिसको फ्रॉड माना जाता है। सजेशन ऑफ द फैक्ट विच वन बिलीव्स टू बी ट्रू बट मेक्स द अदर पर्सन बिलीव इट टू बी फॉल्स, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विदाउट एन इंटेंशन टू परफॉर्म, उसके बाद में आपका कोई भी एक्ट विच इज डन विद एन इंटेंशन टू डिसीव, एंड एनी एक्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडुलेंट बाय द लॉ। तो इन पांचों कैटेगरी को फ्रॉड माना जाता है। साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। हाउएवर लॉ हैज गिवन 2 केसेस वेयर साइलेंस इज फ्रॉड, दैट इज लोचा। मैंने आपको बोला ना लॉ में लोचा होता है। सो देर आर 2 केसेस जहां पे साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है। पहले जहां पे मेरी ड्यूटी है कि मुझे बोलना चाहिए, वहां पे अगर मैं चुप हूं तो साइलेंस फ्रॉड है। दूसरा, अगर मेरा साइलेंस इक्वल्स टू माई स्पीच, मेरा साइलेंस मेरी स्पीच के बराबर है, तो साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, P sells by auction to Q a horse which P knows to be unsound. The horse appears to be sound but P knows about the unsoundness of the horse. Is this contract valid in the following circumstances? पहला बात तो P knows to be unsound, मतलब P is going to sell a horse जो P को पता है कि वो unsound है। P एक ऐसा हॉर्स सेल करने वाला है जो P को पता है अनसाउंड है। सबसे पहली बात तो साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इफ P says nothing about the unsoundness of the horse to Q, उसको बताने की जरूरत नहीं है, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ऑक्शन सेल में गुड्स आपके सामने है, आप उसको परचेज करो, मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। इफ P says nothing about it to Q who is P's daughter, जब इट इज P's daughter तो P का ऑब्लिगेशन है कि उसको बोलना पड़ेगा। ये लोचा है, फर्स्ट लोचा, where I don't have to speak but there is a duty on my part, where generally I don't have to speak but it is a duty on my part कि इस केस में मुझे बोलना चाहिए। वहां पे अगर मैं चुप हूं तो साइलेंस फ्रॉड है। नॉर्मली P को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गुड्स डिस्प्ले पे है, आप देखो, आप पसंद करो, आप खरीदो, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब P की डॉटर परचेज करने आती है, P पे ऑब्लिगेशन है कि उसको बताना चाहिए, नहीं बताया वो फ्रॉड है। If Q says to P, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. यहाँ पे साइलेंस इज नॉट फ्रॉड हमें पता है, लेकिन अगर यहाँ पे Q ने क्या बोला कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ये मान लूंगा कि ये हॉर्स साउंड है, उसका ये बोलना इंप्लाई करता है कि अगर P चुप रहे तो उसका ये मानना है कि वो हॉर्स साउंड है। तो यहाँ पे P का साइलेंस इज इक्वल टू P's स्पीच। याद है अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया लोचा, 2 लोचा है, तो ये सेकंड लोचा वेयर साइलेंस इक्वल्स टू स्पीच। तो वहां पे अगर नहीं बोला तो साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इज नॉट फ्रॉड। हाउएवर केसेस है, इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंट टू स्पीक। मतलब क्या, केस ऐसा है कि वहां पे नॉर्मली जिस इंसान को चुप रहना है उसको उस सिचुएशन में बोलना चाहिए, अगर उस सिचुएशन में वो ना बोले तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। दूसरा, साइलेंस इक्वल्स टू स्पीच। तो पहला केस में साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, तो साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है। दूसरा केस में इफ P says nothing about it to Q who is P's daughter, तो ये कौन सा केस में आ गया, इट इज द ड्यूटी टू स्पीक। थर्ड वाला, इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल अज्यूम, ये क्या हो गया, साइलेंस इक्वल्स टू स्पीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन induced Suraj to buy his motorcycle saying that it was in a very good condition. After taking the motorcycle, Suraj complained that there were many defects. इसका मतलब क्या हुआ, this is fraud। ये क्या है, fraud।
सोहन proposed to get it repaired and promised to pay 40% of the cost of repairs. अब एक चीज समझो, फ्रॉड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, मैं या तो कैंसिल कर सकती हूँ या फिर मैं अफर्म कर सकती हूँ। कैंसिल किया तो वॉइड हो जाएगा, अफर्म किया तो वैलिड हो गया, और एक बार वैलिड हो गया वो वैलिड है। Sohan proposed to get it repaired and promised to pay 40% of the cost of repairs. After few, अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, बट सेकंड सेंटेंस से पता चलता है कि उसने उस 40% of the cost of repairs को एक्सेप्ट कर लिया। After a few days, the motorcycle did not work at all. Now Suraj wants to rescind the contract. अब प्लीज एक चीज बताओ मुझे आप, जब उसने 40% को एक्सेप्ट कर लिया, वो रिपेयर्स को अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, अफर्म। अफर्म करने का मतलब क्या है, वैलिड। एक बार कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाए, क्या मैं उसको रेजिन कर सकती हूँ? नो, इट कैन नॉट बी रेजिंडेड। सो डिसाइड गिविंग रीजंस एज पर द प्रोविजंस the aggrieved party can avoid or rescind the contract. On the other hand, if the aggrieved party after becoming aware of fraud takes a benefit under the contract, यहाँ पे benefit क्या लिया उसने, 40% of the cost of repairs को accept कर लिया, और affirms, the party loses the right, loses the right to rescind the contract. So Suraj is bound by the contract and cannot return the motorcycle. Explain the concept of misrepresentations. Now ये सिर्फ डेफिनेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं पूछा है। चलो, द नेक्स्ट वन, मिस्टर सामंत owned a motor car. He approached Mr. Chotu and offered to sell his motor car for 3 lakh. Mr. Samant told Mr. Chotu that the motor car is running at the rate of 30 km per liter of petrol. Both the fuel meter and the speed meter of the car were working perfectly. Mr. Chotu agreed with the proposal of Mr. Samant and took the delivery of the car by paying 3 lakh to Mr. Samant. After 10 days, Mr. Chotu came back with the car and stated that the claim made by Mr. Samant regarding fuel efficiency was not correct. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे fraud हुआ कि नहीं हुआ? Yes. And therefore there was a case of misrepresentation. अब यहाँ पे referring to the provisions of the Indian Conract Act, decide and write whether Mr. Chotu can rescind the contract in the above ground. On the above ground, I'm so sorry. अब पहली बात तो ये है कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, फ्रॉड हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, both the fuel meter and the speed meter were working perfectly. इसका मतलब डोंट यू थिंक मिस्टर छोटू वाज अ लिटिल नेग्लिजेंट? यस और नो? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सामंत ने फ्रॉड करने की कोशिश की, बट अगर सामने वाला थोड़ा सा अपना डिलीजेंस यूज करता तो उसको तो सब पता चल जाता। वो स्पीड मीटर तुम्हारे सामने है, फ्यूल मीटर तुम्हारे सामने, तुमको देख के पता चल जाता। तो क्या यहाँ पे फ्रॉड है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। As per the provisions of Section 19 of the Indian Conract Act, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was obtained. A party to contract whose consent was caused by fraud may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put back into a position which he was before the contract was made. However, if one party tries to use fraud or induce the other party to contract, but the other party, if he would have used his diligence, would have come to know the facts, he will have no remedies. तो यहाँ पे because he was actually defrauded, but यहाँ पे क्या हुआ था कि सामने वाले के जो पास एक डिलीजेंस था कि अगर वो स्पीड मीटर या किलोमीटर यूसेज देखता तो उसको पता चल जाता, तो यहाँ पे उसका नेग्लिजेंस है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, X agreed to become an assistant for 2 years to Y, who was a practicing CA in Jodhpur. It was also agreed that during the term of agreement, X will not practice as a CA on his own account within 20 kilometers of the office of Y at Jodhpur. मतलब क्या, उसने कितने पीरियड के लिए अग्री किया, 2 years के लिए। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, लेकिन इन केस ऑफ सर्विस अग्रीमेंट्स ऐसा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है, वैलिड होता है। At the end of 1 year, X left the assistantship of Y and started practice on his own account within the set area of 20 kilometers. यहाँ पे प्लीज एक चीज समझो, 2 years का रिस्ट्रेंट था, तो मतलब 2 साल तक आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हो 20 किलोमीटर्स के रेडियस में, लेकिन यहाँ पे 1 साल के बाद में ही उसने जॉब छोड़ दिया। तो आफ्टर ही क्विट द जॉब, he should have been allowed to work anywhere else, yes? लेकिन उसका अग्रीमेंट बोलता है कि 2 साल तक तुम इस 20 किलोमीटर्स के रेडियस में काम नहीं कर सकते। तो can I put a restraint order on him if he started working within that 2 period? Yes. उसको हम क्या बोलते हैं, इंजंक्शन। जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नेगेटिव एक्ट है एंड नेगेटिव क्लॉज है एंड हमने उस नेगेटिव क्लॉज को ब्रीच किया, तो अग्रीव पार्टी क्या चीज के लिए इश्यू करेगा, इंजंक्शन के लिए। So coming back again, as per section 27, every agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession
is void. However, in case of service agreement, restraint of the term restraint is valid. यहाँ पे in this case X had agreed not to work for 2 years, but after 1 year only he started working. So therefore X can be restrained by an injunction from practicing for the next 1 year in that set 20 kilometer. चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. आपको पता है वेजरिंग अग्रीमेंट्स वॉइड होता है, वेराज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड होता है. पब्लिक पॉलिसी के लिए होता है इंश्योरेंस, वेराज वेजर में पब्लिक पॉलिसी वाला कुछ नहीं होता है. इंश्योरेंस हम एक एस्टिमेट करते हैं कि ओके इतना प्रोबेबल लॉस है, उस तरह से हम उसको कैलकुलेट करके प्रीमियम निकालते हैं. वेजर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. A receives certain goods from B, promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make the payment. C, who is known to A, pays 60,000 to B on behalf of A. However, A was not aware of the payment. Now, B is intending to sue A for the amount of 1 lakh. सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 2 बार आरटीपीज में था, May 18, May 19, नाम चेंज करके तो एक ही बार में दे दिया है. आंसर में मैंने A, B के हिसाब से दिया है, XY के अकॉर्डिंग नहीं दिया है. अब यहाँ पे A ने क्या करना था, B को कितना देना था, 1 लाख देना था. C जो A को जानता है, A के बिहाफ पे वो क्या किया, 60,000 पे कर दिया B को. अब भाई एक चीज बताओ, किसने पे करना था, A ने पे करना था. किसने पे किया, C ने पे किया. क्या B का ऑब्लिगेशन है कि तेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं. बट B जैसे ही उसको पैसा दिखा, he did not want to refuse, तो बोला भैया जो आ रहा है लक्ष्मी जी उनको ले लो. तो B ने वो पैसे ले लिए. किस बिहाफ पे लिए, A के बिहाफ पे लिए. तो जब B ने C से A के बिहाफ पे 60,000 ले लिए, तो इसका मतलब कैन वी से A का लायबिलिटी 60,000 के लिए कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस. तो यहाँ पे B A को कितने के लिए स्यू कर सकता है? ओनली 40,000. तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस एक थर्ड पार्टी भी कर सकता है, एंड अगर पार्टीज ने थर्ड पार्टी का एक्सेप्टेंस ले लिया तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने ही परफॉर्म किया है. So, a contract may be performed by the promisor or it may also be performed by a third party. Thus, that is, performance by a stranger accepted by the promisee produces the result of discharging the promisor. So, B can sue for the balance amount of 40,000 but not for the whole amount. Okay, decide with reasons whether the following agreements are valid or void. Vijay agrees with Saini to sell his black horse for 3 lakh. Unknown to both the parties, the horse was dead at the time of agreement. That means, can we say it is mutual mistake or bilateral mistake? Yes or no? Bilateral mistake में contract क्या होता है? Void. Sarvesh sells the goodwill of his shop to Vikas for 10 lakh and promises not to carry on the business forever anywhere in India. वैसे ये agreement goodwill की sale में एक restraint valid होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? Forever and anywhere in India, क्योंकि ये टर्म्स आ गया, इसके लिए ये क्या हो गया? void. वैसे परचेज ऑफ गुडविल में जो परचेजर है, बायर है, वो हमको रोक सकता है बिजनेस करने से, क्योंकि उसने तो पैसे दिए ना. तो अगर उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो मतलब ही क्या है. लेकिन ये जो एनीवेयर एंड फॉरएवर इन इंडिया, ये जो चीज है, ये रिस्ट्रेंट वैलिड नहीं है. Mr. X agrees to write a book with a publisher. After a few days, Mr. X dies in an accident. अब ये पर्सनल स्किल का है. जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं हो, डेथ में लीगल एज परफॉर्म कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है, तो क्या वहां पे लीगल एज परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज. क्यों? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. आई होप आपको समझ में आ रहा है. An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for the performance has arrived. Discuss stating also the effect of anticipatory breach. Yes, anticipatory का मतलब ही होता है हम कॉन्ट्रैक्ट के पहले, हम कॉन्ट्रैक्ट को, हमें पता चलता है कि दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं करेगा, एंड हमने कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे उसको पता चलना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ड्यू डेट से पहले ये पता चलना कि दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं करेगा, इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं. यहाँ पे दूसरी पार्टी के पास, दूसरी पार्टी मतलब जो अग्रीव पार्टी, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो या ड्यू डेट तक वेट करो. देखो, टू ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेजिडेंड और नॉट टू रेजिडेंड बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. Okay, point out with reasons whether the following agreements are valid or. Kamla proposes Ramesh to lend 5 lakh in lieu of consideration that Ramesh get
gets Kamala's marriage dissolved and he himself marries her. ये अग्रीमेंट, वैसे डिवोर्स लेना इज नॉट इमोरल, लेकिन इसलिए डिवोर्स लेना कि आप किसी और उससे शादी करोगे या किसी और से शादी करोगे, दिस इज डेफिनेटली इमोरल. इट इज अगेंस्ट द लॉ, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड हेंस इट इज वॉइड. सोहन अग्रीज, देख लो, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. Sohan agrees with Mohan to sell his black horse. Unknown to both the parties, the horse was dead at the time of agreement. ये हमने अभी डिस्कस किया. This is what? Bilateral mistake. Contract क्या हो जाएगा? The contract is void on the grounds of bilateral mistake. Ram sells the goodwill of his shop to Shyam for 4 lakh and promises to not to carry, oh same है, forever and anywhere in India. ये otherwise valid होता, but क्योंकि forever and anywhere in India बोल दिया इसलिए valid नहीं है. In an agreement between Prakash and Girish, there is a consideration that they will not institute legal proceedings against each other without the consent. अब देखो ये चीज जो है ये against public policy है. Why against public policy? क्योंकि मेरा right है आपको sue करने का, आपका right है मुझे sue करने का. You cannot put a restriction on that grounds. So against public policy होने के कारण this is what? This is, you are interfering with the course of justice. This is interference with the course of justice and the contract is what? Void. Ramamurthy, who is a citizen of India, enters into an agreement with an alien friend. अब भाई friend है ठीक है, enemy होता तो valid void होता, sorry, but friend है तो वो valid. I can enter into contract with alien friends. चलो next question. Ajay, Vijay and Sanjay are partners of software business and jointly promises to pay 6 lakh to Karthik. Over a period of time, Vijay becomes insolvent, but his assets are sufficient to pay 1/4 of his debts. अब यहाँ पे 3 लोगों ने प्रॉमिस किया. ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, नेम्स अलग है, तो मैंने आंसर में XYZ के साथ नाम दिया है, अजय विजय के नाम से नहीं दिया है. अजय विजय ऊपर पहले है तो हम उसको डिस्कस कर लेते. चलो 6 लाख वो लोग पे करेंगे कार्तिक को, तो इसका मतलब अजय विजय संजय वो लोग तीनों जन को कितना कितना पे करना है? 2 लाख ईच, राइट. विजय इंसॉल्वेंट हो गया. अब भैया इंसॉल्वेंट हो गया तो वो तो पे नहीं करेगा, उसका लॉस कौन बेयर करेंगे? उसका लॉस अजय एंड संजय बेयर करेंगे. जॉइंट प्रोमिसेस अगर आपको याद है, जॉइंट प्रोमिसेस का लायबिलिटी क्या होता है? जॉइंटली फॉर देयर शेयर एंड सिवियरली फॉर द होल शेयर. इसका मतलब मैं सिवियरली पूरे शेयर के लिए भी लायबल हो सकती हूँ. तो यहाँ पे अजय विजय संजय को तीनों को 2 लाख ईच देना है फॉर द पेमेंट टू कार्तिक. टोटल पेमेंट कितना है? 6 लाख. अब ये जो हमारा विजय है ये इंसॉल्वेंट हो गया. अब ये बोलता है कि मैं 1/4 ऑफ द डेट्स पे कर सकता हूँ. मतलब वो कितना पे कर सकता है? 50,000. मतलब उसका लॉस कितना हुआ? 1,50,000. जो किसको बेयर करना पड़ेगा? अजय एंड संजय को. कितना? 75,000 ईच. संजय इज कंपेल्ड टू पे द होल. किसने पूरा पे कर दिया? संजय ने पूरा. डिसाइड वेदर संजय इज रिक्वायर्ड टू पे द होल अमाउंट हिमसेल्फ टू कार्तिक इन डिस्चार्जिंग द जॉइंट प्रॉमिस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वैसे कार्तिक द थर्ड पार्टी कैन कंपेल हिम टू पे द होल अमाउंट बिकॉज दे आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल. However, Sanjay can recover from Ajay the share. The share is 2 lakh plus 75,000 and he can recover from Vijay the sum of rupees 50,000 जो उसका share जो वो दे पाएगा. I hope it's clear to all of you. Second वाला question में हल्का सा difference है तो इसको discuss कर लेते हैं. Examining X is compelled to pay the whole amount to D. Examining the provisions of the Indian Conract Act 1872, decide the extent to which X can recover the amount from Z. अब यहाँ पे X, Y, Z are partners in a firm and they jointly promise to pay 3 lakh to D. मतलब तीनों को कितना पे करना है? 1 lakh each. अब यहाँ पे क्या हुआ? Y becomes insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5. 1/5 मतलब वो कितना पे करेगा? 20,000 ही वो पे करेगा. Of debts, X is compelled to pay the whole amount. मतलब अगर वो 20,000 पे करता है, लॉस कितना हुआ? 80,000. मतलब oops, I'm so sorry, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया. मतलब एक एक जन कितना लेगा? 40,000. So X is compelled to examine the provisions of the Indian Conract Act, decide the extent to which X can recover the amount from Z. अब यहाँ से वो Z से कितना रिकवर करेगा? 1 लाख जो उसका शेयर है वो करेगा, प्लस कितना? 40,000 जो उन्होंने Z के बिहाफ पे पे किया. आई होप आपको समझ में आ गया. चलो
इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देख के टेंशन में आ जाता है कि इसको आंसर कैसे करेंगे, जब तक हम फोर्थ लाइन में पहुंचेंगे हम भूल जाएंगे। क्वेश्चंस को ड्रॉ कर लिया करो अगर ड्रॉ करने लायक होता है तो, एंड क्वेश्चन को थरली पढ़ के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, बिकॉज कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से आंसर थोड़ा इजीली समझ में आता है। चलो, मिस्टर झूठ एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद मिस्टर सच टू परचेज मिस्टर सच's मोटर कार फॉर 5 लाख विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. A security amount of 20,000 was also paid by Mr. Jhoot to Mr. Sach in terms of the agreement. ये please security amount है, advance पैसा नहीं है। After completion of 3 months of entering into the agreement, Mr. Sach tried to contact Mr. Jhoot to purchase the car in terms of the agreement. Even after lapse of another 3 months period, Mr. Jhoot neither responded to Mr. Sach nor to his phone calls. After lapse of another period of 6 months, Mr. Jhoot contacted Mr. Sach. मतलब क्या, मिस्टर झूठ बोला कि मैं तुम्हारा झूठ, नाम ही झूठ है तो ऑब्वियसली वो सच का कार परचेज करेगा, एंड उसने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया 20,000 का। उसके बाद में मिस्टर झूठ नीदर रिस्पॉन्डेड, वो कोशिश करता गया, 3 months में परचेज करना था, 3 months चला गया, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, 3 months और 3 months चला गया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद वो मिस्टर सच को फोन करके बोलता है कि अब मुझे मेरा कार दो, वो बोलता है कि मैं कार नहीं लूंगा। Contracted Mr. Sach and denied to purchase the motor car. He also demanded back the security amount of 20,000. और बोलता है मैं तुमसे कार तो लूंगा ही नहीं, तुम मुझे 20,000 भी दो। From Mr. Sach. अब आप बताओ मुझे, पहला तो कैनवी से उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, यस किया, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके लिए उसको मिस्टर सच को इनफैक्ट डैमेजेस देने पड़ेंगे। दूसरा, ये जो 20,000 है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर ये एडवांस मनी होता तो रेस्टिट्यूशन के ग्राउंड पे उसको वो पैसे मिल जाते, बट ये एडवांस मनी नहीं है, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच हुआ है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपको मिलेगा ही नहीं। सो यहाँ पे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 65, व्हेन एन अग्रीमेंट इज discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement is bound to restore it, है कि नहीं है? However, if the amount received under a contract is a security money, caution money, and the party fails to perform, he will not get back the security amount. So, Mr. Sach can rescind the contract and retain the security amount since the security is not a benefit received under the contract. Therefore, the security amount is required to be अब second part of the question है, also examine the validity of the claim made by Mr. Jhoot if the motor car would have been destroyed by an accident within 3 months agreement period. अब यहाँ पे अगर मोटर कार ही डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, और उस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है। उस केस में क्या मुझे वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा? यस, क्योंकि मेरी गलती से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, इट वाज अ नेचुरल कैलामिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से हुआ है। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में मुझे डैमेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केस में मुझे वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड जरूर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर रिगार्डिंग द सेकंड सिचुएशन, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड due to destruction of the motor car, which is the subject matter. Therefore, the security amount received is required to be refunded back, whereas first case में retain the security amount. I hope आपको समझ में आ गया। Okay, examine the persons by whom the contract may be performed, promisor himself, उसके बाद में legal heirs, agents and third party and joint promisors में any or all of them. We'll move on to the next question. Mr. X and Mr. Y entered into a contract on the 1st of August by which Mr. X had to supply 50 tons of sugar to Mr. Y at a certain price strictly within a period of 10 days of the contract. Mr. Y also paid an amount of 50,000 towards advance. So this 50,000 was what? It was an advance. Now, the mode of transportation available between their place is roadway only. So only by road I can deliver the goods. Severe floods came on 2nd August 2018 and the only road connecting their place was damaged. The only road connecting their place was damaged. मतलब क्या? It was not difficulty but it was impossibility. Why? Because there was only one road which was damaged and could not be repaired within 15 days. Mr. X offered to supply sugar on, so it couldn't be, contract was supposed to be performed within 10 days and this couldn't be repaired within 15 days. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि because of impossibility the contract could not be performed within time. Mr. X offered to supply sugar on 20th August 2018 for which Mr. Y did not agree. अच्छा एक बात बताओ, is Mr. Y liable to agree? No, the contract said 10 days.
After 10 days you perform, I'm not liable. Yes, okay, it was not your fault, but I'm not liable to accept. On 1st September 2018, Mr. X claimed compensation of 10,000 from Mr. Y. Will he get the compensation? No. Supervening impossibility. No compensation shall be given for refusing to accept the supply of goods which was not there within the purview of the contract. On the other hand, Mr. Y claimed the refund of 50,000. Will I get the refund of 50,000? Yes. Because it was advance money given and it was not, it was not due to his fault that the contract was not performed, which he had paid as advance in terms of the contract. Analyzed as per the Indian Contract Act. As per the provisions of the Indian Contract Act, where the performance of the contract becomes impossible by occurrence of an unexpected event or a change of circumstances beyond the contemplation of the parties, the contract becomes void. In such a case, the parties are under no obligation to perform the contract and the aggrieved party cannot claim any damage from the other party. However, if the parties have received any advance or benefit, it has to be returned back. So 10,000 cannot be claimed, 50,000 has to be refunded. Thus, Mr. X will not get any compensation and he will have to refund the advance to Mr. Y. I hope आपको समझ में आ गया. चले next question पे. Okay, इसमें दो बार ये question था, तो दो अलग अलग नाम से हैं. हमने आंसर में किसके नाम से आंसर दिया? हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन के नाम से आंसर्स दिए. PM Limited contracts with Gupta traders to make and deliver certain machinery to them by 30th of June 2017 for 21,50,000. Due to labor strike, PM Limited could not, there is an error, please कुछ errors हो सकते हैं, could not manufacture and deliver the machinery to Gupta traders. Later, Gupta traders procured the machinery from another manufacturer for 22,75,000. Gupta traders was also prevented from performing a contract which it had made with Zenith traders at the time of the contract with PM Limited and were compelled to pay compensation for breach of contract. Calculate the amount of compensation which Gupta traders can claim from PM Limited referring to the legal provisions of the Indian Conract Act 1870. Now in this case, first of all, it's very clear. You contracted with me at 2150. You couldn't give it to me, so I had to pay 2275. So the difference between these two sum I will claim as damage from you, right? अब यहाँ पे देखो, Gupta traders was also prevented from performing a contract which it had made with Zenith traders and were compelled to pay compensation for breach of contract. Now, पहला तो this difference between these two prices is an ordinary damage that can be claimed. But can we say the second contract with Zenith Limited and the damages that you had to pay there, that is a special situation? So can you claim that money? No. In the case of Hadley versus Baxendale, जो पहला दो rules lay down किया गया था losses या damages को लेके, पहला rule ये था कि कोई भी damage अगर naturally arise करता है उसको हम claim कर सकते हैं. यहाँ पे breach of contract के कारण natural damage क्या है? इन दोनों price का difference, वो तो हमें मिलेगा. दूसरा rule था any special damage can be claimed if there was a notice of the special loss. ये जो compensation इन्होंने दिया Zenith को, अगर ये उन्होंने बताया होता तो इनको मिल जाता, बट ये उन्होंने बताया नहीं, तो क्योंकि इन्होंने बताया नहीं, ये damage उनको नहीं मिल सकता. So, as per section 73, where a contract has been breached, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the other party compensation for any loss or damage caused to him in the usual course from such breach. Okay, such compensation is not to be given for indirect loss. In estimating the loss or damage from a breach, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance has to be taken into account. In case of special damage, they are recoverable if the other party had notice of it. अब यहाँ पे Gupta traders can recover 1,25,000 as loss the difference. The compensation they paid could be recovered if the notice of the same was given to PM. Considering the fact कि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, so obviously notice was not given. So आप लिख सकते हो, assuming that notice was not given, this loss cannot be claimed, or it can be claimed assuming that they had given a notice. जो भी आपको लिखना चाहे, because nothing is given in the question. चलो, the next one. X entered into a contract with Y to supply him 1,000 water bottles at 5 rupees per bottle to be delivered at a specified time. Thereafter, X contracts with Z for the purchase of 1,000 water bottles at 4.50 per bottle and at the same time told Z that he did so for the purpose of performing his contract entered into with Y. Okay, I repeat the question again, थोड़ा confusing है, ध्यान से सुनिएगा. X entered into a contract with Y to supply him 1,000 water bottles at ₹5 per bottle.
to be delivered at a specified time. तो अब X ने Y को बॉटल सप्लाई करना है, X ने Y को बॉटल सप्लाई करना है at ₹5 per bottle, एंड सो उन्होंने Y के साथ उन्होंने Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सप्लाई बॉटल्स एट 4.50 एंड उसको बोल दिया कि मेरा Y के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उसको ₹5 पर बॉटल पे सप्लाई करूंगा बॉटल. Z failed to perform his contract and the market price of each water bottle on that day was 5.25 per water bottle. तो इसका मतलब अगर हम इसका लॉस देखें तो 5.25 लेस 4.50 होता है. Yes or no? Yes. Consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damage which X could claim from Z in the circumstances. अब यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर वो मार्केट में खरीदने जाता वही बॉटल, he would have had to pay 5.25 per bottle. तो actually his loss was 5.25 minus 4.50. But he informed Z that I am going to sell this bottle to Y at ₹5. So because this situation was made known to him, he knows his damage is 0.5 per bottle. So how much damage he will get? 0.5 per bottle. Now, what would be your answer if Z had not informed about Y's contract? If he was not informed about Y's contract, then in that case the market price is 5.25 and he would have got how much? 0.75 per bottle. I hope ये आपको समझ में आया the calculation. So continuing with this, as per section 73 of the Indian Conract Act, where a contract has been broken, the party who suffers is entitled to receive from the party who has broken any contract compensation for any loss. The leading case, याद है हमने पहले वाले केस में मैंने आपको इस केस के बारे में बताया था, Hadley versus Baxendale. Okay. And there it said the special circumstances were communicated by one party to the other, the damage resulting from such breach shall also be recovered. अब यहाँ पे क्योंकि उसने फर्स्ट केस में बता दिया था कि मैं ₹5 पे सेल करूंगा, उसका लॉस उसको पता है, तो कितना मिलेगा? 500. सेकंड केस में क्योंकि उसने नहीं बताया तो उसको 75 पैसे पर बॉटल मिलेगा, दैट इज 750. आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया. Moving on to the next question, a coolie in uniform picks up the luggage of R to be carried out of the railway station without being asked by R and R allows him to do so. देखो यहाँ पे उसने by words कुछ नहीं बोला and R allows him to do so. तो जब वो उसको रोकता नहीं है and he allows him to do so, then there is a contract or not? Yes. and उस contract को हम क्या बोलते हैं? Implied contract. That is contract by law, also known as what? Quasi contract. यहाँ पे the coolie was not asked by R to do the work, but he did the work for R and R did not stop him. So his act of not stopping him shows that he wants him to do the work, and the work was not a gratuitous work in nature. So the coolie had done the work to be paid for it, so R is liable to pay the compensation. Implied contracts are those where the obligations is not created by an agreement but by imposition. The imposition may be by law or by action. Here even though there is no contract between the parties, by implication a contract is made and it carries the same obligation as that of a contract. So R is liable to pay the coolie the charges for the work done. Chaliye, the last question, explain the meaning of contingent contract and state the rules relating to the contract. Contingent contracts are contracts which are dependent on an event which may or may not happen. So to do or not to do something on the happening or non-happening of a future uncertain event. So इस contract का होना या नहीं होना एक uncertain event पे depend करता है. इनके rules है, there are, it may be, the characteristics are the event is always an uncertain event and it's not a reciprocal promise, it's a collateral event. It can depend on any event, it can depend on the will of a third party, but it can never depend on the will of the parties to the contract. What are the rules relating to contingent contract? It is dependent on the happening of an event. So if it is dependent on the happening of an event, it is valid when the event happens, becomes void when the event does not happen. Again, it can be dependent on the non-happening of an event. If it is dependent on the non-happening of an event, it is valid when the event does not happen, becomes void when the event happens or does not become impossible. Again, it can be dependent on a third party. If it is dependent on a third party, if the third party acts accordingly, it's valid. If the third party does not act accordingly, it's not valid. And it may be dependent on an impossible event. And when it is an impossible event, it goes without saying that it is void ab initio. I hope you've understood all the questions. If you still have queries, you can always ask questions and do reply, do write a comment on how many questions you had got it correct before you actually looked into the video. It will be good to get answers from you at times. And happy learning and stay motivated. Thank you so much.